आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब हेल्पफुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। रशिया और यूक्रेन वॉर का दूसरा हफ्ता चल रहा है। सिचुएशन किसी भी तरह से पॉजिटिव नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाने जा चुकी है। आई एम श्योर आप भी लगातार इस कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे या टीवी पर देख भी रहे होंगे। और एक शब्द जो बार बार इस कन्वर्सेशन में निकल कर आ रहा है वो है साइबर वॉर। पिछले हफ्ते सबका मालिक टेक के 54th एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी यूक्रेन और रशिया वॉर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर साइबर वॉर है क्या और कहाँ से शुरू हुआ और आगे जाकर ये क्या आकार ले सकता है। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। मेरा नाम है सिमरन श्रीवास्तव और मेरे साथ जुड़े हैं मानस और मुंजिर। तो पहले आप दोनों बताइए कि आप इस वॉर को यानी रशिया और यूक्रेन के बीच जो सिचुएशन है उसे कितनी करीबी से फॉलो कर रहे हैं। मैं तो काफ़ी करीबी से फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टोरीज़ करनी पड़ते हैं और टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी सारी स्टोरीज होती हैं तो मैं तो काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। या कितना मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी, सुनने में आई? हाँ बिल्कुल सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं क्योंकि इससे पहले तो साइबर वॉर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं मैं साइबर या टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट इन जनरल जो चीज़ें हो रही है ना, चाहे डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल लेवल पे जिस तरह की स्टोरीज, नहीं डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा क्यों? मुझे एक जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी कवर करते हैं, हाँ इस वजह से मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उन सब पे बातें हो रही हैं एक्चुअली। ठीक है, तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। आप टीवी ओपन कर लो, डिजिटल देख लो, रेडियो खोल लो, तो हर जगह सिर्फ यही चल रहा है, पॉलिटिकल एंगल ही चल रहा है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टेक एंगल सिचुएशन में नहीं मिल पा रहा है हमें। जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, तो मैं थोड़ा उनको फॉलो कर रहा था, पढ़ रहा था। पहली चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे। जब उन्होंने शुरू किया था तो ही वाज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। इतनी प्रोफाइल बन गई है तुम्हें, अगर अभी पता चल रहा है तो फिर तुम्हारी दिक्कत है। पहले था रिकॉर्ड हम आज क्योंकि जब वॉर डिक्लेयर हुई थी उससे पहले हमारी ही वेबसाइट, आज तक आप नहीं पढ़ते हो इसका मतलब, आज तक पे लगभग 15 से 20 आर्टिकल जेलेंस्की की लाइव, कितनी फिल्में बनाई, कहाँ कॉमेडियन और कंपैरिजन भी ड्रॉ किया गया था दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच। तो यही तो बात है ना, आज तक आप पूरा तो करने दो बात को कि वो कॉमेडियन है, एक्टर रह चुके हैं। तो जिस तरह की उनकी पूरी अप्रोच रही है ना इस वॉर में, जिस तरह की वो चीजें कर रहे हैं, मैंने देखा उनका वो सेल्फी वीडियो बना के डाल रहे हैं, वो वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। ये चीजें ना सारी एक कॉमेडियन ही कर सकता है। मतलब बहुत कम ऐसे नेशनल लीडर्स होंगे इस वक्त जिनको मैं देख सकता हूँ कि ऑन ग्राउंड सेल्फी कैमरा लेके लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप उनके स्पीचेस सुनोगे ना, जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो एक ओरेटर या एक लीडर वाली नहीं है। वो एक एक जैसे एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, जिससे आपको पता है कनेक्ट कैसे करना है। पर्सनली मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब उनके बोलने का तरीका मुझे आर्टिस्ट वाली नहीं है, वो ज्यादा इंगेजिंग है। एग्जैक्टली, मतलब जिस तरह से आर्टिस्ट स्टेज पे कनेक्ट करता है ना यार लोगों से, उसी तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं। और मतलब जो वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना इस पूरे वॉर में, वो बड़ी तगड़ी स्क्रिप्ट है। मतलब कल को हो सकता है 25-30 साल के बाद जाके इसके ऊपर मूवीज बने शायद, जिस तरह से सिचुएशन पूरी बनी है। तो और वो खुद ही कर लेंगे ना, फिर खुद एक्टर वाली थी आपको कि ये मीम ट्रेंडिंग है काफी ज्यादा। अक्षय कुमार तैयार हो चुके हैं, उससे भी कंपेयर कर रहे हैं ना, जो जेरेमी रेनर है जो हॉकाई का रोल प्ले करते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनके जैसे काफी दिखते हैं। हाँ, उनकी हाइट वाइट और अपीयरेंस फिजिक उन्हीं की तरह है। खैर मुंजिर, अब बैक टू टॉपिक आते हैं क्योंकि आज हम साइबर वॉर पर बात कर रहे हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग साइबर वॉर को लेकर काफ़ी चर्चा करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ये भी समझते हैं कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है, जहाँ पर आपका सिस्टम हैक हो गया है। मूवीज़ में तो पहले बता दूं कि इंडियन मूवीज़ में जितनी बार आपने हैकिंग या साइबर वॉर देखा होगा तो वो ऐसा तो कतई नहीं है। मतलब जो आपने देखा होगा ऐसा साइबर वॉर नहीं होता है। एग्जांपल याद, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एकदम सिंपल सिचुएशन में बता दीजिए कि साइबर वॉर आखिर होता क्या है, मतलब एक्चुअल में। साइबर वॉर एक्चुअली होता क्या है, जैसे अभी सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिला है कि
पहला एग्जांपल ये है कि जब रूस यूक्रेन पे अटैक कर रहा था तो उससे पहले 2 काफ़ी स्कैरी और काफ़ी लीथल वायरस, आप उसे मैलवेयर कहेंगे, वो उन्होंने रिलीज़ किए थे यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ख़ासतौर पे डिफेंस सिस्टम के ऊपर। तो इसे माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी पहले ही डिटेक्ट करके उसकी जानकारी उन्हें दे दी थी। तो अभी आप जो देख रहे हैं, अगर वो दोनों, एक तो वाइपर था और एक का नाम ब्लेड फॉक्स करके कुछ था, फॉक्स ब्लेड, तो फॉक्स ब्लेड जो था और वाइपर था, तो वाइपर तो काफ़ी हद तक पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल हो गया, बट जो क्या बोला फॉक्स ब्लेड फिर भी उसको डिटेक्ट कर लिया माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने। और उसके बाद पता चला कि अगर ये उससे वो कर देते, वो सक्सेसफुल हो जाता, तो अभी ये जो जंग क्या कहेंगे, जो अटैक है ज़्यादा लंबी चल रही है, उससे पहले ही शायद ख़त्म हो सकती थी। इतना पोटेंशियल था उस एक मैलवेयर में, क्योंकि पूरा सिस्टम उनका बेकार कर सकता था, डिसरप्ट कर सकता था। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आप वॉर फिजिकली भी लड़ी जा रही है, और आपने जैसे मैलवेयर के बारे में सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कुछ नहीं किया, और भी कुछ किया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट ये मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक छोटी सी चीज़ जो एक मैलवेयर होती है या फिर एक वायरस होता है, वो किस तरीके से एक पूरे देश के सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि हम सब कुछ तो ऑनलाइन हो गए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑनलाइन। चाहे बैंकिंग ले लो, चाहे डिफेंस ले लो, चाहे सिक्योरिटी ले लो, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन है अभी भी। सो या तो मानस, ये तो हुआ कि साइबर वॉर आखिर है क्या, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमेशा से ही रही है, जाहिर सी बात है कि पहले इतने एडवांस नहीं थी। तो पहली बार कब साइबर वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिली? जैसा आपने बोला कि टेक्नोलॉजी हमेशा से रही है, तो ऐसे भी मतलब इंस्टेंसेस डॉक्यूमेंटेड रहे हैं जहाँ पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी कुछ जो बेसिक टेक्नोलॉजी उस समय अवेलेबल थी, उसका इस्तेमाल करके कई सारे दूसरे सिग्नल्स इंटरप्रेट किए जाते थे, या फिर जो भी कंट्री आपके साथ जिसके साथ आप वॉर पे हो, वो अपने स्पाइस को या अपने आर्मीज को क्या सिग्नल्स भेज रहे हैं, उसको आप डिकोड करके कोशिश करते थे, टू गेन एन एडिशनल एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर। बट जो इसी पे एक मानस इमिटेशन गेम है, exactly, वो काफी अच्छी फिल्म है, उसमें भी वही होता है। हाँ, वो पूरा डिकोड करता है अपना, क्या उसको बोलते हैं, जो इन अ वे जो फर्स्ट सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर की तरह जो यूज किया गया था वॉर सिचुएशन में, वो पूरा की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, किस तरह से यूज हुआ था। काफी मतलब जो मुंजर ने कहा था ना कि बॉलीवुड में जो दिखाते हैं वो मत देखो, बट ये देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे काफी क्लोज टू रियलिटी दिखाने की कोशिश करिए। वो मोर्स कोड जो होता है ना, उसको किस तरीके से ये मैथमेटिशियन होता है और किस तरीके से डिकोड करके सेव करता है चीजों को। तो हाँ, शुरुआत तो उधर से ही हो चुकी थी, बट अभी थोड़ा ज्यादा एडवांस हो चुका है, पहले इतना एडवांस नहीं था। जो करंट फॉर्म है साइबर वॉर की, जिसे हम जानते हैं, इसके बारे में हर कोई बात करता है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। 2007 में आपकी जो एस्टोनिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक स्टैचू एक जगह से हटा दिया था, जिसकी वजह से जो वहाँ की माइनॉरिटी थी वो उसने थोड़ा सा ऑफेंस ले लिया था, और उन्होंने कई सारे साइबर अटैक्स करे थे उस वक्त। DDoS जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, उसका इस्तेमाल करके, और कई सारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है, डिजिटल न्यूज़ मीडिया है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, उन सबको उन्होंने पूरी तरह से हैक कर लिया था। उसके बाद 2008 में जो जॉर्जिया में वॉर हुआ था, दैट वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ हाइब्रिड वॉर, जहाँ पर ऑन ग्राउंड तो बैटल हो रही थी, साथ साथ डिजिटली भी वॉर लड़ा जा रहा था। पर क्योंकि 2008 में जॉर्जिया में जो इंटरनेट पेनिट्रेशन था वो इतना कम था, करीब वहाँ पे 7% जो पॉपुलेशन थी कंट्री की, उन्हीं के पास इंटरनेट एक्सेस था, कि ये हाइब्रिड वॉर, जो डिजिटल हम साइबर वॉर बोलते हैं, ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ या इतना हाईलाइट नहीं हुआ, सिर्फ एक कितना किताबों के लिए या हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स के लिए वो रह गया, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उतना नहीं था, कि एक्सेस नहीं था लोगों के पास। पर उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर साइबर वॉर की सिचुएशन क्रिएट की गई है। और जो हम बात कर रहे थे कि मूवीज़ में जिस तरह से दिखाया जाता था कि पहले कि सिर्फ फिक्शन है या ऐसा हो जाएगा, वो फिक्शन नहीं रहा, वो अब रियलिटी है। इट इज़ हैपनिंग, इट्स इन फ्रंट ऑफ अस। जो भी चीज़ें उस समय दिखाई गई थी कि आप गवर्नमेंट सिस्टम्स हैक कर सकते हो, बैंकिंग सिस्टम्स हैक कर सकते हो, हेल्थ केयर सिस्टम्स हैक कर सकते हो, वो सब हो रहा है। इट्स हैपनिंग प्रैक्टिकली अराउंड अस। अच्छा मानस, एक बात बताओ, जैसे वॉर होता है तो उसमें जाने जाती हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि साइबर वॉर से किसी की जान जा सकती है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डायरेक्टली भले ही ना हो सके, बट इनडायरेक्टली तो आप कर सकते हो। आप हैक करके, आप इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके, यू कैन क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ अ राइट। आपने मान लो बैंक
बैंकिंग सिस्टम हैक कर लिया, आपने एटीएम बंद कर दिए, लोगों के पास कैश ही नहीं है। नहीं वो तो है, वो तो कॉन्सिक्वेंसेस इतने सारे हैं ऑब्वियस बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्टली नहीं होता ना, जैसे वॉर में होता है कि सीधा ले जाकर के तोप ही मार दिए वहां। हाँ ये नहीं हो सकता, पर मतलब फिजिकल डैमेज थोड़ा कम देखने को ये फर्क है। ये फर्क है। तो मुंजिर, जैसा मानस ने कहा कि पहले एक हाइब्रिड वॉर जो हुई थी वहाँ पर इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन था काफ़ी कम था, लेकिन अब जो है इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको क्या लगता है कि फिजिकल वॉर से ज़्यादा ये जो डिजिटल वॉर है या साइबर वॉर है, क्योंकि पहले भी इंस्टांसेस हुए हैं, जैसे कि याहू में 2014 में 500 मिलियन अकाउंट्स ऐसे थे जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। साथ ही आपका जो चाइना में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स थे उनका भी अकाउंट हैक कर लिया गया था। ये मुझे लगता है कि 2009 की बात है चाइना की, और याहू की 2014 की। तो उस टाइम भी इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना नहीं था, पर अब काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा? ऑफ कोर्स ज़्यादा तो पड़ेगा, लेकिन किस हद तक ज़्यादा पड़ सकता है? हाँ, एक्चुअली दो तरीके से होता है। पहली चीज़ तो एक्टिव और एक पैसिव। जो अभी हम जो देख रहे हैं, व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, वो एक्टिव है, एक्टिव वॉरफेयर है। एक पैसिव वॉरफेयर होता है जो काफ़ी समय से चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि रशियन हैकर्स अटैक करते हैं, ब्राज़ीलियन हैकर अटैक करते हैं, या फिर चाइनीज़ हैकर्स का नाम सुना होगा आपने ज़्यादा, ये ज़्यादा लीथल माने जाते हैं। तो अब अभी फ़िलहाल एक्टिव वॉरफेयर के बारे में हम बात करें तो वो अलग तरीके से लड़ी जाती हैं और पैसिव वॉरफेयर अलग तरीके से लड़ी जाती हैं। पैसिव वॉरफेयर में ये होता है कि काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रेटेजिकली कोई स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है, और उसके लिए दो तरीके का काम किया जाता है। एक तो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, दूसरे ऐसे हैकर्स होते हैं जिन्हें मतलब पेरोल पे नहीं रखा जाता, जिन्हें बताया नहीं जाता कि वो क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक काम दिया जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये डिक्रिप्ट करना है, आपको इसका एक्सेस लेना है। तो वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते रहते हैं और एक बार बिल्ड करके रख लेते हैं। ठीक है, तो यूक्रेन के केस में भी यही हुआ। रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, तो उसमें रशियन हैकर काफ़ी पहले से, हमने उस स्टोरीज को शायद पिक ना की होंगी क्योंकि हमें पता नहीं होगा कि चलो रशिया अटैक ही कर देगा, इतना फॉरवर्ड लुकिंग, बट रशियन हैकर्स काफ़ी पहले से पेनिट्रेशन कर रहे हैं यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर में और काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी किए थे। तो ये भी कहना मतलब एग्जैजरेशन नहीं होगा कि जो अभी वॉर चल रही है इसमें साइबर वॉर का ऑलरेडी एक बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो इसमें दोनों कुछ है। अभी जो हम देख रहे हैं वो एक्टिव है। एक्टिव में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मानस ने भी कहा DDoS अटैक्स ज़्यादा होते हैं। DDoS अटैक्स ऐसे होते हैं, बेसिकली अगर लेमैन समझना चाहे तो ऐसे समझ सकता है कि आप किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं और उस फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई है जिसकी बैंडविड्थ है कि एक दिन में 1 लाख लोग ओपन कर सकते हैं। अगर एक दिन में 10 लाख लोग ओपन करें उसी वेबसाइट को तो क्या होगा, वो वेबसाइट क्रैश कर जाएगी या फिर वो पूरा डेटाबेस क्रैश कर सकता है। तो DDoS अटैक में वही होता है कि किसी तरीके से मतलब कुछ कई सारे टूल्स होते हैं, कई सारे मेथड होते हैं, तो उन्हें यूज़ करके उस वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक डाल दिया जाता है जो वेबसाइट बैठ जाती है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। आपका बैंडविड्थ एक महीने के लिए अगर 10 लाख का है तो ये 5 मिनट में 20 लाख उस पर हिट्स दे देते हैं। हिट्स मतलब वो किसी कई तरह के मेथड होते हैं। मेथड तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता वरना कुछ और ही हो जाएगा क्लास। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो है एक्टिव। पैसिव के बारे में मैंने बताया। पैसिव में क्या होता है कि जो सर्वर्स वहाँ रखे हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल सोच के लगता है ना कि सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। साइबर वॉर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन की जाती हैं। फिजिकल बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है बड़े पैमाने पे। वो आप इंडियन फिल्मों की तरह नहीं है कि सिर्फ एक एंटर मारा और हैक लिख दिया और हैक हो गया, ऐसा नहीं होता है। सालों साल की मेहनत लगती है। फॉर एग्जांपल एक सर्वर रूम के एक सर्वर को हैक करने के लिए वहाँ एक्सेस लेना पड़ता है, राउटर रखा होता है, उसका कोड देखना होता है, उसका मॉडल नंबर देखना होता है, या फिर किसी तरीके से उस पर एक्सेस लिया जाता है। कई बार क्या होता है, या फिर ज़्यादा हैकिंग क्लास के बारे में तो नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि एक एग्जांपल मिला था कि एक माइक्रोसॉफ्ट या कोई बड़ी कंपनी थी, तो उसके एम्प्लॉय को, सर्वर रूम के एम्प्लॉय को फ़ोन करके बोला कि यार इतना नंबर रखा हुआ है, तो उसने प्रिटेंड किया कि मैं आपका ये बोल रहा हूँ और उसने नंबर नोट कर लिया उस राउटर का, और उस राउटर से उसने जितने सारे राउटर्स कनेक्टेड थे सारे को हैक कर लिया। तो इस तरीके का फिजिकल एक्सेस कहीं ना कहीं चाहिए होता है। तो साइबर वॉरफेयर में भी फिजिकल एक्सेस चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही कंप्यूटर पे बैठ करके बस कीबोर्ड पीट करके आप सब कुछ नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन है। में दिखाता है ठक 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 एक्सेस, एक बड़ा अच्छा सा यूजर इंटरफेस बना होता है। हाँ, ग्रीन हैट वो मैट्रिक्स वाला वो लाइन है, और
हो गया हैक, बस बैठ करके निकाला, ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या करेगा, एक मोबाइल निकालेगा और उसको लैपटॉप से कनेक्ट करता हुआ दिखाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा देगा और उसके बाद खुल, तो वो बिल्कुल वाहियात एग्जाम्पल है। अगर हैकिंग पे नहीं मिलता, एक्सेस डिनाइड आता है, तो उसके मरे हुए पापा का नाम होगा, वही होगा पासवर्ड तो वहां से एक्सेस मिल जाएगा आपको। तो उस तरीके की अगर आप लोगों के मन में साइबर वॉर का अगर कल्पना भी है तो उसको निकाल करके फेंक दीजिए। इसीलिए हमने आई रोबोट करके फिल्म है, इसीलिए हमने आज ये एपिसोड करा, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि साइबर वॉर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो हमने कहा आज सबका मालिक टेक में ये क्लैरिटी दे दी जाए थोड़ी सी। मानस, एक काफी छोटा सा क्वेश्चन कि मतलब एक सिली भी लग सकता है आपको, बट हाँ मेरे मन में क्वेश्चन है, जैसे फिजिकल वॉर के टाइम जो प्रिपरेशन होती है वो पता रहता है कि हाँ इतनी चली, साइबर अटैक्स के टाइम जो ये प्रिपरेशन होती होगी वो तो काफी लंबे टाइम से चलती होगी, मतलब क्योंकि ऑब्जर्व करना पड़ता होगा या सब कुछ। मुंजर ने भी जैसा भी मुंजर ने बताया ना कि रातों रात नहीं होते साइबर अटैक। और आप जब भी हम वॉर सिचुएशन की बात करते हैं, चाहे फिजिकल हो, साइबर हो, कुछ भी हो, वॉर भी ना ऐसा नहीं है कि आपने आज डिसाइड किया कि मैं अटैक कर लेता हूँ और आप उठ के आ गए। हर कंट्री, वेदर वी आर इन अ वॉर सिचुएशन और नॉट, सालों साल ना तैयारी करती है, एमिनेशन कलेक्ट कर, जैसे ऑन ग्राउंड अपने जो आर्मीज है उनको आप बढ़ाते हो ना, आप उसमें नए एयरक्राफ्ट ऐड करते हो, आप उसमें नए एमिनेशन ऐड करते हो, लेटेस्ट गन्स लेके आते हो, या जो भी चीज़ें आप ऐड करते हो वो सब आप ऐड, वैसे ही आप अपनी साइड बाय साइड लगातार जो आपकी साइबर स्ट्रेंथ्स हैं उसको भी आप और ज़्यादा ऐड करते आते हो, उसको इवॉल्व करते रहते हो। यूएस फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द लीडर्स इन दिस, उनकी जो साइबर इस समय स्ट्रेंथ है, अगर वो को साइबर अटैक करना चाहे तो वो बहुत कुछ हैक कर सकते हैं। सेम गोस फॉर द सोवियत कंट्रीज, और रशिया स्पेशली, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि वो इस पे बहुत समय से काम करते आ रहे हैं। तो यूक्रेन की मुंजर ने बात करी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पढ़ा था शायद पहली बार 2016 में, इससे पहले भी साइबर अटैक किया था रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। तो ये होता रहता है, ये बैक एंड पे चलता रहता है। और रशिया का तो हिस्ट्री है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग में सबसे नंबर 1 पे, सबसे आगे हैं वो। हम तक खबरें नहीं पहुंचती, हम तक खबरें नहीं पहुंचती। अब ये वॉर हो रहा है तो हम बात कर रहे हैं इस बारे में, अदरवाइज आप 24/7 आप लोग ना पीछे स्टेट जो पावर्ड हैकर्स होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग, मतलब ये भी एक जॉब है अपने आप में, दिस इज अ प्रॉपर प्रोफेशन। ये लोग काम कर रहे हैं जिन्हें इसी काम के लिए हायर किया जाता है, उनका यही काम है कि बैठ के मॉनिटर करना, ट्रैक करना, वो सब। एंड इट टेक्स अगेन ईयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रिपरेशन टू इवेंचुअली मेक यूज ऑफ दिस टेक व्हेन अ सिचुएशन लाइक दिस कम्स। एक चीज़ और है कि मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए लोगों के लिए कि क्या नहीं, मतलब साइबर अटैक, साइबर वॉर, लोग सुनते हैं ना कि हम स्टोरीज में भी कई बार पढ़ा जाता है इस पे साइबर अटैक, टर्मिनेटर, तो कई बार हाँ कंफ्यूजन भी हो जाती है लोगों को इस चीज़ से कि साइबर क्राइम और साइबर वॉर और साइबर अटैक, साइबर वॉरफेयर में बहुत कंफ्यूजन है। अगर किसी ने आपके फोन से ओटीपी लेके आपके पैसे उड़ा लिए तो साइबर अटैक आपके ऊपर नहीं हुआ है, ठीक है, वो साइबर वॉरफेयर नहीं खेली जा रही है, वो बेसिकली ये है कि चोरी है, बेसिकली क्राइम है वो, छोटा मोटा या बड़ा क्राइम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी का 1 करोड़ चोरी हो गया तो उसके लिए वो साइबर अटैक क्या वर्ल्ड वॉर ही है बेसिकली, देख लो तो उसके लिए बड़ी चीज़ है। बट कंफ्यूज इनमें नहीं होना है हमें कि साइबर वॉर और साइबर अटैक और ये क्राइम, साइबर क्राइम क्या है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे किसी का अकाउंट हैक हो गया या फिर फेसबुक से इतनी डेटा चोरी किसी ने कर लिया, तो वो बेसिकली क्राइम है या फिर अपने फ़ायदों के लिए है, कोई अपनी कंपनी बनाने के लिए या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हैक किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें साइबर अटैक में नहीं मानी जा सकती। एक्टिव साइबर अटैक वही है जो अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है। और कई सरकारी वेबसाइट्स, इनफैक्ट लिस्ट है, अभी कल ही देख रहा था मैं ट्विटर पे, लगभग 50-60 ऐसी वेबसाइट और ऐसी सर्विसेज हैं जो यूक्रेन और रशिया दोनों की हैं, वो अभी भी डिसरप्ट हैं, काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन पे ऑलरेडी साइबर अटैक्स हो चुके हैं, दोनों तरफ के हैकर्स लगे हुए हैं। सो हाँ, कंफ्यूज लोगों को नहीं होना चाहिए इसमें। और एक छोटा सा ब्रेकअप ले ले। हाँ बिल्कुल क्योंकि मैं जब भी ब्रेक लेने जाती हूँ वो आपका एक इनपुट रहता है, इसलिए मैं एक ब्रेक अपनी तरफ से ही ले लेती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि साइबर अटैक को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन सबका मालिक टेक। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।
मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, आज तक रेडियो का वीकली टेक पॉडकास्ट। और आज हम बात कर रहे हैं साइबर वॉर पर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पर ये जो टर्म है साइबर वॉर वो सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो मुंजिर, एक और बात जो मैं समझना चाहती हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारे लिसनर्स भी ये समझना चाहेंगे कि ये जो साइबर अटैक्स का इम्पैक्ट है ये क्या सिर्फ डिजिटली रहता है या फिर जैसे फिजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है जो हम ग्राउंड वॉर पर देखते हैं? अब फिर वही वाली बात होगी कि साइबर वॉर से मतलब जैसे टैंक कोई अटैक करता है तो उसमें तो सीधा आदमी मर जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। मतलब साइबर, अभी तक कोई रिसर्च या कोई आंकड़ा नहीं हमारे पास जिसमें बता पाए कि साइबर अटैक से इतने लोगों की जानें गई। ठीक है, अभी तो कह सकते हैं ना कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, इतने लोग मर गए या फिर इतनी बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई, बट हम अभी तक ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साइबर वॉर से कितनी लोगों की जानें गई। हो सकता है कि आने वाले समय में वो इनडायरेक्ट लिंक है उसको लेकर के डेटा इकट्ठा किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट। तो हम ये कह सकते हैं कि लिंक्ड हैं, और वो कैसे लिंक्ड है अंडरस्टूड है। आप फॉर एग्जांपल जैसे 2 मैलवेयर इन्होंने भेजे थे और बहुत सारे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आप लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, कि कौन सा, अब फॉर एग्जांपल ये पुतिन और दूसरे जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वहाँ के, एक बंदा है वो जो ट्रैक कर रहा है, जो एलोन मस्क का वो प्राइवेट जेट ट्रैक कर रहा है, जैक स्वीनी। ठीक है, तो हालांकि वो बोलने की बात है कि पुतिन का जेट ट्रैक कर रहा है, उसने बोला भी है कि एक्यूरेट नहीं है डेटा, हो सकता है गलती होगी हमसे। तो बेसिकली वो कुछ हाई प्रोफाइल लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है वो डेटा? इसलिए कलेक्ट कर रहा है कि समय पड़ेगा तो लोगों को लोकेशन दे दूंगा मैं, या फिर लोकेशन पब्लिक है कि भाई देख लो, आप देख लो, जो करना है कर लो। अब जो करने का मतलब क्या होता है, हाई प्रोफाइल लोगों को या तो आप बंदी बना लोगे या मार लोगे, यही सब हो रहा है। वॉर में क्या होता है, ये होता है। तो ऐसे तो बिल्कुल डायरेक्ट लाइव पे लिंक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ट्रैकिंग सबसे बड़ा एग्जांपल है, लाइव लोकेशन। फॉर एग्जांपल अगर 5 बड़े लोग हैं जो स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी एक तरफ से, चाहे यूक्रेन की तरफ से या चाहे रशिया की तरफ से, तो आप चाहते हो कि हाई प्रोफाइल लोगों को या तो बंदी बना दिया जाए या फिर उन्हें टारगेट किया जाए, तो आप उन्हें किसी ना किसी तरीके से हैक कर लेते हो, उनकी लोकेशन ले लेते हो। तो एक तरीका ये भी है। गवर्नमेंट सर्विसेज को भी अटैक कर सकते हो ना आप। आपने मान लो कि जो कंट्री का पावर का जो भी जहाँ से रिसोर्सेज आते हैं या हीट आता है या कोई और इलेक्ट्रिसिटी है, उन पे आपने अटैक कर दिया, आपने कॉमन जो हाँ, लेकिन मानस एक चीज अलग है, पावर या फिर जो भी मतलब फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर वाली चीज है या जो क्रूशियल चीज है ना, तो वो 95 या 99% साइबर अटैक से बिल्कुल इम्यून है। वो इसलिए है कि बैंकिंग सिस्टम हो गया, मान लो आपने बैंकिंग भी इम्यून नहीं है, करेंसी। हाँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि करेंसी आपने मान लो एक्सेस रोक दिया कहीं से ना, बैंकिंग सिस्टम पे थोड़ा अटैक कर दिया आपने, तो मे बी उससे लाइफ नहीं जाएगी, देयर वोंट बी एनी लॉस ऑफ लाइफ, बट इकोनॉमी को आप डैमेज करके उस कंट्री की वॉर में सिचुएशन तो आप वीक कर सकते हो। एक केओस सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो वहाँ के लोगों के और वहाँ के जो भी डिप्लोमैट्स हैं, और वो हो भी रहा है, वो तो दिख रहा है हमें। तो मैं मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है जो लोगों को लगता है ना कि तूने मेरा कंप्यूटर हैक किया, मैंने तेरा कंप्यूटर हैक किया, बात खत्म हो गई। नहीं, उसका इम्पैक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। सही बात है, दिमाग पे भी असर पड़ सकता है, कोई पागल हो जाए, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए कोई सुसाइड कर ले कि भाई अब तो कुछ नहीं बचा, होप खत्म हो जाए। तो वो भी चीजें। और एक चीज और है कि वो भी क्लियर कर दूं कि कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो साइबर अटैक से अभी इम्यून है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं या फिर उन सब पे नहीं किया जाएगा, 90% मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी होती है ना जो वो बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वो कनेक्टेड नहीं होती है इंटरनेट से। वो इंटरनेट से अनटिल वहाँ आपका कोई अच्छा आदमी हो या फिर ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। फॉर एग्जांपल जैसे स्नोडेन ने NSA से निकल करके, वो फिल्म देखी होगी आपने, सीरीज देखी होगी, तो उसमें चिप लेकर के बाहर निकल जाता है बेसिकली बात करते करते। तो उस तरीके का कोई आदमी ना हो कहीं, तो
अदरवाइज ऐसे नहीं हो ये तो सकता। fact इतना है इजी कि- टास्क नहीं है कि आप कभी, जैसे होता है ना साइबर अटैक को सुन करके सब कोई बोलता है साइबर अटैक कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो सकता है लेकिन एक लिमिट तक हो सकता है। आप ऐसा नहीं है कि जा करके बिल्कुल वहाँ के परमाणु जो प्लांट है या फिर चेरनोबिल हो गया, वहाँ जा करके आपने साइबर अटैक कर दिया और वहाँ सब खत्म कर, तो ऐसा नहीं होता है। कई सारे और सेक्टर्स ह्यूमन इससे बचे हुए इन्वॉल्वमेंट हैं। चाहिए अभी क्या? भी। हाँ, बहुत तभी स्पाइस solid वाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वॉर सिचुएशन में। हर कंट्री के अपने स्पाइस होते हैं मुंजर। बिल्कुल। हाँ, और spies तो होते हैं, हम थोड़े spy। तो मंजर, साइबर वॉर के भी तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, और आपने ब्रेक के पहले बताया भी था कि वाइपर्स होते हैं। वाइपर तो नाम था, हाँ। लेकिन बहुत वाइपर DDoS हो गया, हाँ। मैन टू मैन अटैक हो गया, फिर तुम्हारा फिशिंग हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, SQL इंजेक्शन हो गया। तो जो हैकिंग के टाइप्स हैं ना बेसिकली, वही साइबर अटैक में भी यूज़ किए जाते हैं, और वही साइबर क्राइम में भी यूज़ किए जाते हैं, और वही तुम्हारे अकाउंट को हैक करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं है, मेथड वही रहेंगे बट चीज़ें बदल जाएंगी। उसमें तुम्हारा अकाउंट हैक नहीं होगा, उसमें गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैक किए जाएंगे, सीज किए जाएंगे, बैंकिंग डिसरप्ट की जाएगी, या फिर लाइव लोकेशन के साथ मैनिपुलेशन की जाएगी, या फिर एड्रेस लोगों का, मतलब जो भी की पीपल है उनका जाना जाएगा। तो फिशिंग ईजिली है। तो फिशिंग जैसे पेगासुस वाला हमने देखा था, वो भी एक सॉर्ट ऑफ उसी तरीके का था कि आपने क्लिक किया और उसके बाद एक चला गया, या फिर व्हाट्सएप में ऑलरेडी उन्होंने डाला था। तो तरीके यही सब हैं, जो SQL इंजेक्शन हो गया, DDoS हो गया। तो उसमें कई सारे टूल्स होते हैं। बेसिकली आप ईमेल कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं, या फिर कई बार होता है कि पूरे नेटवर्क को ही इन्फेक्ट कर दिया जाता है। तो उस नेटवर्क से जितने सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वो सारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो साइबर अटैकर्स बैठे होते हैं उनके पास थोड़ा सा 2-3% कंट्रोल जाता है। एक होता है ना कि हाईजैक कर लिया, सब कुछ हमारे पास है, तो उसको एक्सप्लॉइट करके धीरे धीरे वो अपना काम करते हैं। तो तरीका जो हैकिंग वाला है वो वही है, स्टैंडर्ड तरीके हैं। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक अलग टैंक वैंक तरह की चीज बना लिया और फिर उसे लेकर के कूद गए और फिर वो सबको। हाँ, 1-2 डिवाइस ऐसी होती है जो चारों तरफ मतलब फिजिकली भी काम करती है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं से गुजर रहे हैं ना, तो वहाँ कितना इंटरनेट ट्रैफिक है और कितने पासवर्ड्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस लेवल की हो रही होगी, बट हाँ होती हैं चीजें इस तरीके। बट आपने एक इंसाइट दे दिया कि हाँ हो सकता है, बिल्कुल इन फ्यूचर हो सकता है। तो मानस, आपके हिसाब से साइबर अटैक्स को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? देखो, मुश्किल बहुत है। अगर आप एज लॉन्ग एज जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अब तो हम जा ही रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, या डिजिटल आप जो भी बोल रहे हो उसे इंडिया में भी हम कहते रहते हैं डिजिटल इंडिया। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी टेक्नोलॉजी पे, कंप्यूटर्स पे, वैसे वैसे रिस्क हमेशा बढ़ता रहेगा। स्पेशली जब हम बात करते हैं कनेक्टेड इकोसिस्टम की, जो मुंजर ने बात करी कि जितने ज़्यादा आप डिवाइसेस कनेक्टेड रखोगे वहाँ पे आप हमेशा ज़्यादा एक्सपोज रहोगे। एक डिवाइस हैक हो गया, सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तरीका यही है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो भी दूसरी सिक्योरिटी वाली आपकी एजेंसीज, बॉडीज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसे जितना ज़्यादा वो रिजिड और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करें। जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है या जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उसे जितना ज़्यादा हो सके आप इंटरनेट से अलग रखें, इंटरनेट से कनेक्टेड ना रखें, सर्वर्स पे ना रखें। ठीक है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है अगेन कि आप वापस किताबें लिखने बैठ जाएं या डायरिया बनाने लग जाएं, लेकिन जितना हो सके उसे आप अलग रखें। उसके बाद भी आपको एक ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जब हम बात करते हैं ना साइबर अटैक्स या फिर साइबर क्राइम की भी, हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, जब भी हम इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, हमेशा ना ऑफेंस को एडवांटेज रहता है। जो लोग अटैक कर रहे हैं दे विल ऑलवेज बी एट एडवांटेज। तभी हम देखते हैं कि चाहे छोटे छोटे साइबर क्राइम भी होते हैं, जहाँ लोगों का बैंक के पैसे लूट रहे हैं, OTP स्कैम हो रहे हैं, या कोई भी OLX स्कैम हो रहा है, जो भी हो रहा है, वहाँ पे भी ना आप कितना भी बोल लो, कोई प्रिवेंशन नहीं है। मतलब आप बच सकते हो, आप केयरफुल रह सकते हो, आप सारे मेजर्स ले सकते हो। उसके बाद में भी जो अटैक करने वाला है ना, उसे एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आप बस ध्यान ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बियॉन्ड आपके हाथों में नहीं। अगर एक चूक हो गई तो वो एडवांटेज हो सकता है। एग्जैक्टली। तो आप इस केस में भी कितने भी रोबस्ट आप मैकेनिज्म ले आओ, कितने भी आप टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर लो, अगर, क्योंकि जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहे हो, सामने वाली कंट्री भी कर रही है, उसके हैकर्स भी काम कर रहे हैं, तो अगर वो घुसना चाहेंगे तो वो उनके पास तरीके हैं आपके सिस्टम को ब्रीच इन करने के। क्यों मुंजर? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो है ही, बिल्कुल है ऐसा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा है, ब्रीच कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी है जिसे आप हैक ना कर सको। Nothing is impossible. वो EVM भी नहीं। ये नथिंग इज इम्पॉसिबल ऐसे बड़े पॉजिटिव कॉन्नोटेशन के साथ कहा गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सही बात है। ऐसा नहीं है कि मैं इसका वो इस सब देश है, का वो सिस्टम सब तोड़ कुछ हो दूंगा। सकता है, बट हाँ कुछ आसान और कुछ मुश्किल।
तो हर किसी के पास उतना आपको कोशिश ये करनी है कि मुश्किल हो, आपका सिस्टम इतना रोबस्ट हो जाए कि उसको ब्रेक इन करना मुश्किल हो, इम्पॉसिबल नहीं। एग्जैक्ट वो सब चीज़ है ना, जैसे हर हैकर होते हैं या फिर सबके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं होती, या फिर ग्रुप ऑफ हैकर जैसे इसमें तो हमने वो चीज़ कवर नहीं करी। जो जिस तरीके से अभी वॉर लड़ी जा रही है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन और रशिया ही लड़ रहे हैं। हाँ। वो आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, एनोनिमस एक बड़ा ग्रुप माना जाता है हैकर्स का, तो उन्होंने भी खुद से अपने से ये करके, इनफैक्ट यूक्रेन ने तो सबको इनवाइट भी किया और यूक्रेन ने आईटी आर्मी तक तैयार कर ली कि हम लोग अपने से जुड़े और काम करें। वन ऑफ द वेरी फर्स्ट वॉर्स, मतलब प्रोमिनेंट वॉर्स, सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया वाली चीज तो मतलब बिल्कुल मेरे लिए बहुत बेहुदा और बकवास होता है। अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों तक पहुंचने के लिए सीरियसनेस साइबर अटैक्स में है। हाँ, वो रेकी करने के लिए सोशल मीडिया ठीक है, सोशल मीडिया इज गुड फॉर रेकी। अदरवाइज सोशल मीडिया पे सिर्फ बातें होती हैं, ठीक है, बातें पॉलिटिशियन में, या फिर हैकिंग ऐसे नहीं होती, बातों में नहीं होती। वो जो ग्रुप्स हैं उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया, जो हैकर ग्रुप है जो प्रोमिनेंट है ना, वो सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए यूज करते हैं बताने के लिए कि हमने ये कर दिया। और जो साइबर किडीज होते हैं वो बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि आज ये हैक होगा, 12 बजे रात में ये होगा। वो फिल्मों देख करके उनके मन में भी फिल्में चल रही होती हैं, इंडियन फिल्में जैसी, कि आज इतने बजे हो जाएगा, वो कर देते हैं। हाँ, जो हैकर्स होते हैं वो कर देते हैं, उसके बाद लिस्ट रिलीज कर देते हैं कि हमने ये कर दिया, 500 वेबसाइट्स मैंने डिफेस कर दिया, हमने डिफेस कर दिया। सो या इस तरह की चीजें। ऑल्सो मुंजर, ये भी कहा गया है कि यूक्रेन पे 150 साइबर अटैक्स हुए हैं सिंस रशिया ने इन्वेड किया है। तो आपको क्या लगता है, मतलब आने वाले समय में क्या साइबर वॉर्स ही ज्यादा देखने को मिलेंगे? आई होप कि ऐसा ना हो। साइबर वॉर, सॉरी मुंजर से सवाल पूछा है, बट मैं मतलब साइबर वॉर ना आइसोलेशन में नहीं हो सकता, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं ना। जो भी आपने कहा कि क्या आने वाले समय में साइबर वॉर ज्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। कभी आप नहीं देखोगे कि सिर्फ साइबर, 2 कंट्री आई, बोले तू मेरा हैकर, मैं तेरा हैक करता हूँ, घर चलते हैं, हमारी आर्मी वार्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। पहले वॉर सिचुएशन बनेगी, विद इन दैट देयर विल बी अ साइबर वॉर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। वैसा उस केस में होगा जब आप पहले से अगले को खोखला बना देना चाहते हो, धीरे धीरे करके। वो भी, उसका भी रीजन क्या होगा कि इवेंचुअली मैं खोखला करके तो फिर मैं वॉर अटैक कर दूंगा। हाँ, वो तो होगा ही, वो तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ तेरे को खोखला करके वापस आ गया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। ऐसे तो फिर आप क्या करेंगे, बैंकिंग हैक कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आगे जाके साइबर वॉर ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये जरूर होगा कि आगे जाके जितने भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनमें साइबर वॉर का रोल, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक देश किसी दूसरे देश का वर्चुअली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, अरबों रुपए का नुकसान। क्योंकि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग होने लगे बैक टू बैक किसी भी देश पे, छोटे कंट्रियों पे, फॉर एग्जांपल लेट्स से यूक्रेन या फिर किसी भी कंट्री पे बड़ी कंट्रीज करने लगे, क्योंकि उनके सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होते हैं, उनके हैकर्स काफ़ी जीनियस होते हैं। तो अगर उन्होंने शुरू कर दिया टारगेट करना, तो हो सकता है कि इतना लॉस हो जाए कि इनके पास कुछ हो ही नहीं कि चलो क्या ही अटैक करें। कह रहा था ना उस वक्त की, बोले हम बर्बाद हो गए भाई पहले ही। इम्पैक्ट वाली जो मैं बात कर रहा था, ऑन ग्राउंड फिजिकल इम्पैक्ट, वो यही कि एग्जैक्टली आपने उसको इतना क्रिपल कर दिया कि वो लड़ने की सिचुएशन में नहीं रहा। एग्जैक्टली हाँ, क्रिपल कर देगा बिल्कुल पूरी तरीके से, राइट। सो या ये तो है, दोनों चीजें हैं, साइड बाय साइड हैं। अभी तो हम जो एग्जांपल देख रहे हैं उसमें तो काफी इंटरेस्टिंग कहो या फिर जो भी कहो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, बट जो भी है बहुत सैड है ऑफ कोर्स। बट हाँ, हैकिंग वाले सिस्टम, और इससे एक लर्निंग भी मिलती है हमें, चाहे इंडिया को या फिर किसी भी मुल्क को। मतलब हम इंडियन है तो ऑब्वियस सी बात है अपनी कंट्री के बारे में बात करेंगे कि हमें ये लर्निंग मिलती है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज जो इस तरह की है ना वो काफ़ी आगे हैं। फॉर एग्जांपल चाइना को ही ले लो, यूएस को ही ले लो, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ को ले लो, या फिर ब्राज़ील वगैरह को ले लो। लेकिन इंडिया अभी भी सॉफ्टवेयर में तो हम काफ़ी आगे हैं, बट इन हार्डवेयर को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर के हम इतना पीछे हैं कि हमारे यहाँ एक कायदे का लॉ तक डिपेंडेंसी भी बहुत है, हमारी डिपेंडेंसी भी हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी। ये भी देखना होगा कि खुदा ना खास्ता कभी सिचुएशन आए, मतलब नहीं आए तो बेटर है, बट हाँ तैयार तो। डिफेंस पे इतने सारे पैसे खर्च किए जाते हैं ना हर साल, बजट होता नहीं, बजट होता है एक मेजर चंक इंडियन इकोनॉमी का या फिर किसी भी देश की इकोनॉमी का मेजर चंक लगता है डिफेंस में। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम हमेशा वॉर ही में है, हम तो वॉर कंट्री है ही नहीं, हम पीसफुल कंट्री हैं। तो लेकिन फिर भी डिफेंस पे पैसा लगाते हैं। तो जब हम डिफेंस पे पैसा लगाते हैं तो हमें साइबर डिफेंस पे भी पैसा लगाना चाहिए ना, तो ये भी जरूरी है ना। तो बजट में मेरे ख्याल से होना चाहिए, बजट में ना हो तो सरकार को सैंक्शन करना चाहिए कि साइबर डिफेंस के लिए हम, और बोलने वाली चीज नहीं, वो प्रचार नहीं कि कर रहे हैं, वो कुछ अगर हो ग्राउंड पे
तो वो अच्छी चीज है और ये होना चाहिए, क्योंकि कल को नहीं पता कि कौन डिसरप्ट करके चला जाए। मतलब हम पीसफुल कंट्री हैं, हाँ, बट हमें रेडी रहना होगा। पर हमने वॉर लड़े हैं। हाँ, लड़े पिछले 50-60 साल में हमने बहुत वॉर लड़े हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा जैसे रशिया वगैरह है कहीं ट्रूप भेज करके लड़ रहा है, हाँ, मतलब हम बीच वाला उस तरह का ऑफेंस पे नहीं रहते, हम डिफेंस पे रहते हैं। हम डिफेंस में रहते हैं। यू नेवर नो कि कब कौन सामने से। अब यूक्रेन की सिचुएशन क्या है, यूक्रेन को भी आ गए ना लड़ने के लिए, सामने करना ही पड़ रहा है, डिफेंस में करना। उनकी तरफ से जितने भी अभी तक अटैक्स हम देख रहे हैं, दे आर मोर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोटेक्ट, है ना। तो डेविड और गोलायत वाली चीज है वो। तो वैसे सिचुएशन में कल को अगर मान लो बाय चांस इंडिया या कोई भी और मुल्क आता है, तो उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए, वो मे बी स्टैंड कर सके इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो चले अब हमारी चलो आज का टेक टिप। हाँ, इंटरेस्टिंग है कि आप घर बैठे कैसे अपने वोटर आईडी में एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो स्टेप्स काफ़ी आसान है, आपको इलेक्शन ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठे अपने लैपटॉप, पीसी, फोन से जैसे भी आपका मन, मोबाइल पे हो सकता है। हाँ, मोबाइल पे हो सकता है, चलते चलते भी। हाँ, तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको www.nsvp.in पर जाना होगा और ये साइट जो है बिल्कुल साइट लोगों को याद कैसे रहेगी? और तुमने इतना फास्ट भी बोल दिया www, ये आप पीछे करके सुन लेगा कोई करोगे। हाँ, मैं बिल्कुल ट्वीट भी करूंगी, जाके लोगों को पता चलेगा। तो सिमरन श्रीवास्तव 97 या उस पे जाके आप देख लेना, सिमरन ट्वीट कर देंगे वेबसाइट। और ज्यादा बेटर होगा कि आप पीछे www.nsvp.in। तो अब मैंने काफ़ी धीरे भी बोला। यहाँ पर आप लॉगिन करें और अगर आपका आईडी नहीं बना हुआ है तो आप रजिस्टर कर दें। रजिस्टर के लिए आपको काफ़ी सिंपल क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत होगी, जैसे अपना नाम, एड्रेस, DOB और आपका एपिक नंबर यानी आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर। रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे और उनमें से एक ऑप्शन होगा माइग्रेशन टू अनदर प्लेस। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अगेन आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप खुद के लिए चेंज करना चाहते हैं एड्रेस या फिर फैमिली के लिए। और एक और ऑप्शन रहेगा कि अगर आप सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज करना चाहते हैं या आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मूव कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जहां बेसिकली आपसे आपका नाम, पता, एज और आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक प्रूफ मांगा जाएगा। 3 एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। नीचे जाकर आप डिक्लेरेशन फॉर्म पर को फिल कर दीजिए, कैप्चा एंटर कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए और बड़ी आसानी से आप घर बैठे अपना वोटर आईडी का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टेक टिप ऑफ द डे। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा radio@aajtak.com पे। और जैसा कि मानस ने कहा कि मैं ये जो साइट है अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर ट्वीट भी कर दूंगी। साथ ही अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल्स पर आप आकर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।